हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका हुसैन दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन वी किक स्टार्ट आवर केमिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर जेईई एंड नीट 2024। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने अपने करियर में एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है, अपने पीयर से आप एक कदम आगे हैं। क्योंकि अक्सर इस एज ग्रुप्स वाले बच्चों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको यह ही नहीं पता होता कि 10th के बाद उनको करना क्या है। तो कम से कम आप उस कैटेगरी में तो लाई नहीं कर रहे। आप में से कुछ को लगता है कि मैं जी 2024 को देने वाला हूं, कुछ को लगता होगा कि मैं नीट 2024 को देने वाला हूं। तो सबसे बड़ी बात यह अपने आप में डिसाइड करना ही सबसे बड़ी बात है। चलिए अब मैं बात करता हूं सेशन की कि हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं अगर आप जेईई या नीट देने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी क्या रहती है कि आप 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत लाइटली लेते हैं। कुछ बच्चों ने तो वो एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं होती, कुछ ने पढ़ी है तो पूरे तरीके से नहीं पढ़ी है। पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 9th और 10th क्लास में जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं उनकी हूबहू रेलेवेंसी आने वाली है 11th क्लास में भी। तो आज के इसी सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से 9th के चैप्टर्स हैं साइंस की किताब के जिस पे पकड़ आपको बनानी पड़ेगी, तभी चल के आप 11th क्लास की केमिस्ट्री को इजीली समझ पाएंगे, उसको कॉन्कर कर पाएंगे। सिमिलरली मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा कि 10th क्लास के वो कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हाईली रेलेवेंट हैं, हाईली इंपॉर्टेंट हैं, तभी चल के आप 11th का बेसिक समझ पाएंगे। तो मेक श्योर आप इस सेशन के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी है और ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। वो कौन कौन से 9th के चैप्टर्स हैं जिन पे हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी चल के 11th की केमिस्ट्री हमको इजीली समझ में आने वाली है। आइए एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं जी। सबसे पहले 9th क्लास का आपका चैप्टर होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब खुद ही बताओ यार, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है वो भी 11th क्लास की, जब तक आपको एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या बला है, जब तक इनमें बेसिक डिफरेंसेस आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप 11th की केमिस्ट्री को कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि हर एक चीज को सीखने का एक बेसिक्स होता है। जैसे कुछ भी चीज आप परफॉर्म करेंगे तो पहले उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, वो जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपकी इमारत खड़ी ही नहीं हो पाएगी। मतलब अगर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को देखेंगे तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि क्या एटम होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। क्योंकि यही चैप्टर आप डिटेल्ड वर्जन पढ़ने वाले हैं, इसका मैग्नीफाइड वर्जन पढ़ने वाले हैं 11th के अंदर, जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कांसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आपको इतना तो आना चाहिए। सेकेंड चैप्टर होता है जी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब एक बार आपने देख लिया कि एटम क्या है, अब कम से कम ये तो पता लगा लें कि वो जो एटम की खोज हुई उसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूं एटम के स्ट्रक्चर की तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 बेसिक मॉडल। सबसे पहले आपने पढ़ा था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा हुआ है। तो वो बेसिक्स आपके काम आएंगे क्लास 11th में भी, क्योंकि ये चैप्टर हूबहू आपका सेम रहने वाला है, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें कुछ डिटेल और आएगी, मतलब इसमें कुछ मैग्निफिकेशन और भी आने वाले हैं, पर वो तभी समझ में आएंगे चंपू जब तक यहां के बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। इसके बाद आता है जी अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें बेसिक चर्चा की गई है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसियस क्या है। मतलब ये पार्ट आपका आने वाला है स्टेट ऑफ मैटर के नाम से इन क्लास 11th। तो कम से कम आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या क्या रहता है। कम से कम इतनी बेसिक बात आप पढ़ के आए क्लास 9th की एनसीईआरटी से। चलिए साहब, इसके बाद अगर मैं बात करूं, काफी बच्चों अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये मैं कैसे पढ़ूं, मतलब
मुझे तो आदत है ही नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की, तो वो काम हम लोगों ने आपका सॉल्व कर दिया है। हम लोग ऑलरेडी जो बैच चल रहा है हमारा अर्ली चैंपियन, उसके अंदर हम लोग बिल्कुल 9th एंड 10th से रिलेट करते हुए 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिससे आपके डुअल बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपकी जो 9th 10th से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 11th का, वो जो गैप है, वो जो ब्रिज है, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। नंबर सेकंड, उन कंसेप्ट से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे इन योर बोर्ड्स एग्जाम टू। तो एक बार उस वाले सेशन को जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर सेकंड, विच इज बेसिकली द 9th एनसीईआरटी कंपैरिजन विद द क्लास 12th, मतलब वो कौन कौन से चैप्टर है 9th क्लास के जो कि 12th में आप जाके मैग्नीफाइड वर्जन पढ़ने वाले हो, मतलब बेसिक्स आपको यहीं पे ही क्लियर करना पड़ेगा। चलिए 9th का जो चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसमें जनरली बात की गई है मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो वो सारी चर्चा आपको यहां करनी है। तभी चल के आपको क्लास 12th का जो चैप्टर है विच इज द सॉल्यूशंस, आपको इजिली समझ में आएगा। चलिए साहब आगे बढ़ा जाए। आगे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है और ये आपकी क्लास 11th की है। मतलब जैसे मैंने कहा कि 9th एंड 10th के वो चैप्टर्स हम लोगों को अच्छे से करने हैं, तभी चल के 11th के चैप्टर्स पर हम अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। अब अगर मैं 10th की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब खुद ही बताओ, आपने 10th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब वहां पे लिखा गया था कि व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज अ डिकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। मतलब जब तक आपको एक केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आएगी, तब तक उसका टाइप समझ नहीं आएगा, तो कैसे आप लोग 11th के बेसिक्स या 12th के बेसिक्स को कर पाएंगे। तो यहां पे हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि आप तभी समझ पाएंगे अगर आपको क्लास 10th में दिया गया चैप्टर विच इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपको इजीली आता होगा। इसके बाद बात करते हैं जी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। इसमें आपको ब्रीफ आइडिया दिया गया है कि एक एसिड कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसकी ब्रीफ डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ बेस, वो काम कैसे करता है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड बेस के बीच में किस टाइप की रिएक्शंस होती है। क्योंकि जब तक आपको एक एसिड का आइडिया नहीं होगा, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज का आइडिया नहीं होगा, तब तक आपको जो क्लास 11 का चैप्टर है इक्विलिब्रियम, वहां जाके आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर की आपको जरूरत पड़ने वाली है किसके अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में। इसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप लोगों ने निमोनिक की हेल्प से तो याद किया ही होगा कि पहले 20 एटॉमिक नंबर तक याद कर लो, पहले 30 तक याद कर लो। वो इसलिए ताकि 11th में जाके आप पीरियोडिक टेबल जो पढ़ने वाले हैं वो इजीली आप समझ पाए। क्योंकि एटम्स की प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ लिया, अब डिफरेंट एटम्स आपके सामने आएंगे, उनको आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल का जो ब्रीफ है कि किस टाइप के ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है, तो ये स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। मतलब कम से कम आप कोशिश करें कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक तो सभी को याद रहे। याद है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो याद करना शुरू कर दो, क्योंकि उसका बिल्कुल यूज आने वाला है क्लास 11th में, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें चर्चा की गई है कार्बन के बारे में कि क्यों कार्बन बॉन्ड बनाता है, क्यों कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की कोवेलेंसी क्या है, क्यों कार्बन आयनिक बॉन्ड ना बना के कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाता है। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री में दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। बात करें बॉन्ड की तो बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं, कौन सा आयनिक बॉन्ड कहलाया जाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, लुईस का रूल क्या कहता है, लुईस के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर बनाए होंगे, लुईस के बनाया ना, तो वो आपके हुबहू काम आएंगे किसके अंदर, क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी। तो मतलब इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तभी चल के आप क्लास 11 का जो चैप्टर विच इज द हाइड्रोकार्बन्स,
यहां पढ़ लेते हैं आप कि हाइड्रोकार्बन भी 3 तरीके के होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। तो वो स्पेसिफिकली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी आपकी काम आएंगी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो ये तो वो सारे चैप्टर्स हैं 9th के और 10th के जो कि आपको करने ही पड़ेंगे, उनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तभी चल के आप 11th की केमिस्ट्री समझ पाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों के बीच में मिथ बना हुआ है कि 10th से 11th का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सिलेबस डबल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारी जो अप्रोच होती है 10th तक की वो डिफरेंट होती है और 11th के बाद की अप्रोच डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पे हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 10th तक हम लोग सिर्फ बोर्ड को फाइट कर रहे हैं। तो दोनों की अगर अप्रोच डिफरेंट है तो दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो 10th के ये चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से कर लें, और अभी तो आपके बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आप लगे हाथों एक बार एनसीईआरटी भी गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपकी बोर्ड में तो मदद होगी ही, साथ ही साथ 11th की केमिस्ट्री में भी आपकी पकड़ मजबूत होगी। अब ये तो वो चैप्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आपकी जो जर्नी है 10 से 11 तक की बहुत स्मूथ हो सके, और 11th के बाद जो आपकी जर्नी होगी जेई तक वो भी बहुत स्मूथ तरीके से चल सके। चलिए, अगर मैं बात करूं जी पहले सजेशन की, तो वो क्या है, क्लास नोट्स। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि 10th क्लास तक हमारी आदत क्या है कि जो टीचर हम लोगों को पढ़ा रहा है वही क्लास में आके नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या वो डिक्टेट कर दिया करता था और हम उसको नोट डाउन कर लिया करते थे। बट जैसे ही आप 11th में जाएंगे या 12th में जाएंगे, और या फिर आप फर्दर अपने कॉलेजेस में जा रहे होंगे 12th के बाद, तो वहां पे खुद से क्लास नोट्स बनाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। कोई भी आपको सामने से ये नहीं बताने वाला कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्लास नोट्स बनाने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी, तब आप इजीली उस पर अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। इसके बाद आता है जी क्या, शॉर्ट नोट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, इधर देखो। अगर मैं बात करूं क्लास नोट्स की, तो कई बार तो टीचर जो बोर्ड पे लिखता है हम लोग उसको नोटबुक में छाप लेते हैं, तो वो तो हमारे हो गए जी क्लास नोट्स। बट रिवीजन पर्पसेस के लिए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्लास नोट्स से ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। अब ये धीरे धीरे आप टाइम के साथ सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, खुद के ऊपर, कि हमें क्या वो चीज है जो बार बार याद नहीं हो पा रही, बार बार वो कौन सी चीज है जो हम भूल जा रहे हैं, या जो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजों को हम लोग शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अक्सर आप जब 10th तक थे तब आपको डेली सवाल सॉल्व करने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लास 10th का जो पेपर हुआ करता है बोर्ड का, वो लगभग सब्जेक्टिव टाइप का है, और जेई नीट का जो एग्जाम है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो हमें सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव अप्रोच तक अगर जाना है तो उस अप्रोच तक को समझने के लिए आपको कुछ सवाल डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तभी इसका नाम रखा गया है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया क्लास में, आपको वो समझ में भी आया, अब वो मात्र थ्योरी पढ़ लेने से आपका काम नहीं चलेगा। जब तक उस थ्योरी पे बेस्ड आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपकी पकड़ वहां पे मजबूत नहीं होगी। और ये जो सजेशंस हैं ये सभी के लिए वैलिड हैं, मतलब चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, सभी के लिए सजेशंस आपके काम आने वाले हैं। इसके बाद आता है जी पीवाईक्यूज, और ये वो ऐसा शब्द है जो कि आप रिपीटेटिवली तरीके से सुनने वाले हो हर एक टीचर से। पीवाईक्यूज का मतलब होता है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यह आइडिया लग पाता है कि एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोच के सवाल बनाता है, और उसी पैटर्न पे सवाल कई बार रिपीट हो जाया करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो सवाल बहुत पहले आया था जेईई या नीट के अंदर वो फर्दर रिपीट हो जाता है, बट थोड़ी बहुत उसमें स्टेटमेंट को वो चेंज कर देता है या ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर देता है। तो पीवाईक्यूज हमें करने ही पड़ेंगे, और ये तो आदत डाल ही लो। मतलब डीपीपी करने के साथ साथ पीवाईक्यूज एक अच्छा सोर्स है अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने का या अपने कंटेंट में रिचनेस लाने का। इसके बाद आता है जी अपना डाउट क्लियरेंस। मतलब अगर मैं डाउट क्लियरेंस की बात करूं तो डेली पर्पसेस पे जो आपके डाउट आ रहे हैं उनको क्लियर करना वहीं पे इंपॉर्टेंट है। मतलब टाइम टू टाइम डाउट क्लियरेंस भी आपका मैटर करता है जेईई या नीट प्रिपरेशन में। मतलब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। देखो, अक्सर क्या होता था कि जब बच्चा क्लास में बैठ के कुछ सुन रहा है या टीचर को कुछ समझा रहा है, मान लो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ डाउट आया।
अब टीचर तो आगे बढ़ गया और बच्चे ने भी पूछने की कोशिश नहीं की कि सर ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। अब जो बच्चे का जो पूरा माइंडसेट है वो उसी डाउट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, वो पूरी क्लास उसी पे डिवोट कर देगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है कि जब भी डाउट आए तो वहीं के वहीं क्लियर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद आता है जी आपका टाइम बाउंड प्रैक्टिस। मतलब आपने नोट्स भी बना लिए, आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, आपने डीपीपी भी निपटा दी, आपने पीवाईक्यूज भी चार्ट डाले, बट जब तक टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक प्रिपरेशन बूस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपका जो हाथ है या आपका जो दिमाग है वो चल पाएगा एग्जामिनेशन में जाके। वो इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सिर्फ थ्योरी पढ़ने से अपना काम नहीं चलता। तो ये कुछ वो सजेशंस हैं जो कि आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ करेंगे जेई और नीट 2024 के लिए। और एडिशनली एक बात मैं और आपको बता दूं कि सेल्फ एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे या जब स्टार्ट कर ही रहे होंगे तो हर एक 10 से 15 दिनों के बाद आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना है कि क्या ये दिए गए जो सजेशंस हैं इन पे मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्या मैं नोट्स क्लास में बना रहा हूं या नहीं, या मैं शॉर्ट नोट्स बना पा रहा हूं या नहीं, या जो मुझे मटेरियल दिया जा रहा है डीपीपीज और एमपीपीज की फॉर्म में क्या मैं उसको इजीली कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। अगर कहीं ना कहीं वो बीच में लैग आ जाता है तो आपकी समझ लो प्रिपरेशन रुक सकती है, आप एक अच्छा कॉलेज पहुंचने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन प्रिपरेशंस को या इन फंडामेंटल्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चले। सो आई होप कि आपको यह पर्टिकुलर सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हम लोगों को टारगेट करना है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे चल के क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी में। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये सेशन और कौन सा पर्टिकुलर सेशन या कंटेंट आप चाहते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। एक जो पर्टिकुलर कंटेंट है जो आपका प्लेटफॉर्म है दैट इज द एटीपी स्टार, वो आपके लिए ब्यूटीफुल कंटेंट लेके आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि एक बैच हमारा चल रहा है विच इज द अर्ली चैंपियन बैच, जिसमें इन सारी 9th और 10th के चैप्टर्स को हम लोग को रिलेट कर रहे हैं क्लास 11 से। मतलब बेसिक वाले जो पार्ट है उसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। सही है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग और हाँ अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।